हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्रेरणा स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन यूट्यूब चैनल सेफ नॉलेज पर स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि पूरी दुनिया में, भारत में कोरोना महामारी चल रही है, तो इसके चलते आपको बहुत सावधान रखनी है। आवश्यकता होने पर ही आप घर से बाहर निकलें और मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और भीड़ वाले क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें। आपकी जो कक्षाएं हैं वो निरंतर चल रही है। जीव विज्ञान के अंदर 5 चैप्टर आपके हो चुके हैं और 5वां जो चैप्टर उसमें आपके जो क्वेश्चन है वो बाकी चल रहे थे। तो आज की जो अपनी क्लास है उसमें हम 5वें चैप्टर में जो क्वेश्चन है उनके बारे में चर्चा करें। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से संबंधित बनते हैं वो आज हम लेंगे। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं उनकी हम बात करेंगे। परिभाषा से संबंधित पहला जो अपना क्वेश्चन है वो बनता है यहाँ पर परासरण से संबंधित। पहला क्वेश्चन अपना होता है परासरण किसे कहते हैं, या परासरण को परिभाषित कीजिए। परासरण से संबंधित अगला क्वेश्चन बनता है परासरण के महत्व का। परासरण का महत्व बताइए। ओके, और परासरण के बाद जो दूसरी क्रिया है इस चैप्टर में विसरण, तो विसरण की परिभाषा से संबंधित भी क्वेश्चन बनता है। विसरण किसे कहते हैं या विसरण को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन अपना बनता है विसरण दाब न्यूनता। विसरण दाब न्यूनता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, कुछ दाब भी हमने इस चैप्टर में पढ़े थे, जैसे 5वां क्वेश्चन दाब से संबंधित हम लेते हैं। एक तो आपने पढ़ा था टीपी और एक पढ़ा था डब्ल्यूपी। टीपी का अर्थ बताया था टर्जन प्रेशर या स्फीति दाब, और डब्ल्यूपी का अर्थ है वाल प्रेशर या भित्ति दाब। ओके, तो इनमें अंतर आ सकता है, में विभेद कीजिए। अंतर से संबंधित क्वेश्चन इसमें बन सकता है। नेक्स्ट एक परासरण दाब भी था, विसरण दाब भी आया था इसमें। तो अगला क्वेश्चन बन सकता है विसरण दाब किसे कहते हैं। इसके अलावा परासरण का भी एक दाब था, परासरण दाब किसे कहते हैं। ओके, नेक्स्ट परासरण जो हमने पढ़ा था वो 2 प्रकार से पढ़ा था। एक तो था बहिपरासरण और एक था अंतःपरासरण। तो इन दोनों में भी एक अंतर पर क्वेश्चन बनता है। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है अंतःपरासरण तथा बहिपरासरण में विभेद कीजिए। दोनों में अंतर पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ विलयन भी आपको बताए थे, जैसे 3 प्रकार के विलयन आपको बताए थे, समपराश्रय विलयन, अल्पपराश्रय विलयन और अतिपराश्रय विलयन। ठीक है, चैप्टर में जो हमने अंतःपरासरण और बहिपरासरण पढ़ा था उसमें मुख्यतया 2 विलयन हमने काम लिए थे। एक तो अल्पपराश्रय विलयन काम में लिया था, दूसरा अतिपराश्रय विलयन काम में लिया था। तो यहाँ इन दोनों विलयन में भी अंतर पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है अल्पपराश्रय अल्पपराश्रय तथा अतिपराश्रय विलयन
में अंतर बताइए। दोनों विलयन में अंतर पर भी क्वेश्चन बनता है। अल्पराश्री और अतिपराश्री विलयन में अंतर बताना है। नेक्स्ट, विसरण और प्राशन के बाद हमने दो क्रियाएं पढ़ी थी, एक तो जीवद्रव्य कुंचन और दूसरी क्रिया इसके विपरीत थी जीवद्रव्य विकुंचन। तो इन पर भी क्वेश्चन बनता है, इनमें भी अंतर पूछा जा सकता है। जीवद्रव्य कुंचन तथा जीवद्रव्य विकुंचन में अंतर बताइए। ठीक है, जीवद्रव्य कुंचन में आपको बताया था कि जब कोशिका को हम अतिपराश्री विलयन में रखते हैं तो कोशिका से जो जल है वो बाहर आ जाएगा और कोशिका सिकुड़ जाएगी। उस प्रक्रिया को हम जीवद्रव्य कुंचन कहते हैं। उसका जीवद्रव्य वाला भाग संकुचित हो जाएगा और उस कोशिका को हम जीवद्रव्य कुंचित कोशिका कहते हैं। जीवद्रव्य कुंचित कोशिका या सिकुड़ी हुई कोशिका को जब हम वापस अल्पराश्री विलयन या जल में रखेंगे तो जल या अल्पराश्री विलयन जो होगा उसमें से जल जो वो वापस कोशिका में प्रवेश करेगा और कोशिका वापस फूल जाएगी, अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगी। उस क्रिया को हम कहते हैं जीवद्रव्य विकुंचन। जीवद्रव्य कुंचन को हम प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं और जीवद्रव्य विकुंचन को डीप्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ओके, तो ये लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ पर हैं जो इस चैप्टर से संबंधित बनते हैं। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन निबंधात्मक टाइप का भी बनता है। आपको एक थीसिल प्रयोग बताया था, थीसिल कीप से संबंधित एक प्रयोग था जो प्राशन को प्रदर्शित करता है। उसमें प्राशन की जो क्रिया है वो दोनों प्रकार से हो सकती है, अंतःप्राशन बहिःप्राशन दोनों प्रकार से हो सकता है। तो थीसिल कीप द्वारा प्राशन का प्रदर्शन भी एक यहाँ निबंधात्मक टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, या और निबंधात्मक में जैसे जितने भी दाब है उनसे संबंधित बन सकता है। विसरण दाब, प्राशन दाब, स्फीत दाब, भित्ति दाब, इन सबको परिभाषित कीजिए, इनमें भी एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। और छोटे क्वेश्चन में जैसे आपको बताया था कि एक डीपीडी का फॉर्मूला आपको बताया था, डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। ठीक है, तो सलद कोशिका और स्फीत कोशिका में डीपीडी का जो मान है वो अलग अलग बताया था। तो सलद कोशिका में डीपीडी का मान पूछा जा सकता है या एक स्फीत कोशिका के अंदर डीपीडी का मान कितना होता है ये पूछा जा सकता है। या ओपी और टीपी में संबंध पूछा जा सकता है किसी भी एक कोशिका को लेकर कि सलद कोशिका में ओपी और टीपी में क्या संबंध है, एक स्फीत कोशिका में ओपी और टीपी में क्या संबंध हो सकता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। तो मेन जो क्वेश्चन इस चैप्टर बनते हैं वो यहाँ लगभग 10 क्वेश्चन आपके सामने हैं और इन सभी के जो आंसर वो आपको वीडियो क्लास या आपको जो भी नोट्स उपलब्ध करवाए गए हैं उन सभी के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, और यदि फिर भी कोई समस्या आती है तो मैं आपके लिए उपस्थित हूँ, आप मेरे नंबर पर कॉल कीजिए और जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की ये जो क्लास है वो यहाँ क्वेश्चन आंसर से संबंधित ही है। अगली जो क्लास है उसमें हम जो अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 6 जो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जब तक आप घर पर हैं रेगुलर अध्ययन कीजिए, समय जो इसको आपको ख़राब नहीं करना है। ठीक है, और कोरोना महामारी जो है उससे बचाव रखना है। ठीक है, आपको गया था कि इसका अभी कोई वैक्सीन या इलाज संभव नहीं हो सका है, तो जो बचाव है वही इसका उपचार है। आप जितना घर पर रहेंगे, सावधानी बरतेंगे, उतना ही आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, बीमारी से आप बचाव रख सकते हैं। धन्यवाद।